हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी फर्स्ट, इसकी जो फर्स्ट यूनिट डिस्कस करे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या है इंट्रोडक्शन जो है फार्माकोलॉजी का वो डिस्कस कर चुके हैं, उसके डेफिनेशन, हिस्टोरिकल लैंडमार्क, स्कोप जो है फार्माकोलॉजी का वो सारी चीज़ें। देन नेचर एंड सोर्स ऑफ ड्रग्स जो है ये वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एसेंशियल ड्रग्स कॉन्सेप्ट जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक जो है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। आज के वीडियो के अंदर हमारे पास ना कुछ टर्म्स दी गई हैं सिलेबस के अंदर, जिनकी सिंपली हम लोग को डेफिनेशन जो है मेनली वही पढ़नी है। जैसे कि एगोनिस्ट हो गया, एंटागोनिस्ट हो गया, स्पेयर रिसेप्टर्स हो गए, एडिक्शन हो गया, टॉलरेंस हो गया, डिपेंडेंस हो गया, टैकीफाइल एक्सेस हो गया, इडियोसिनक्रेसी हो गया एंड एलर्जी। ये सारी टर्म्स जो है इनकी सिंपली हम लोग को सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग मतलब बहुत ही बेसिकली जो है वो वर्ड क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखेंगे एंड उसके बाद में एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इसमें से बहुत बार जो है एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट इसके क्वेश्चंस आते हैं। एंड दूसरा, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी हम लोग ये टर्म्स जगह जगह पर सुनेंगे कि ये ड्रग जो है ये एगोनिस्ट है, ये ड्रग जो है ये एंटागोनिस्ट है। तो वो पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ये सब होते क्या है। ठीक है, उसके बाद में आगे जो एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैकीफाइल एक्सेस, इडियोसिनक्रेसी, इनकी भी डेफिनेशंस जो है वो 2 मार्क्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछी ही जाती है। तो बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक रहने वाला है, तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे एंड इसे आप बहुत ही ईजिली एक बार वीडियो देख लेंगे तो समझ सकते हैं, उसके बाद अपनी लैंग्वेज में भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म हमारे पास आती है एगोनिस्ट। तो पहले हम एगोनिस्ट वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो एगोनिस्ट का मतलब होता है उसके जैसा, मतलब एगोनिस्ट होता है जो ड्रग के जैसा होता है। तो दीज आर दोज ड्रग्स और सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन एज द सब्सटेंस दैट नॉर्मली बाइंड्स टू रिसेप्टर प्रोड्यूस। तो एगोनिस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे ड्रग्स या फिर सब्सटेंसेस जो कि सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं जैसा कि जो सब्सटेंस उस रिसेप्टर से नॉर्मली बाइंड होता है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो एगोनिस्ट मतलब उसके जैसा, मतलब रिसेप्टर से पहले से जो सब्सटेंस बाइंड होकर के जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था वही इफेक्ट जो है ये ड्रग्स या सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो अब जो एगोनिस्ट होते हैं हमारे पास 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो आते हैं फुल एगोनिस्ट, एक आते हैं पार्शियल एगोनिस्ट, एक आते हैं इनवर्स एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट का मतलब ऐसे ड्रग्स या फिर सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी एफिकेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एंड उनका रिस्पॉन्स जो है वो भी फुल रिस्पॉन्स ये प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड आते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। ये क्या होते हैं, ये ऐसे ड्रग्स या सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी एफिकेसी जो है वो कम होती है एंड रिस्पॉन्स जो है वो भी कम प्रोड्यूस होता है। इन्वर्स एगोनिस्ट नाम से ही हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, ओपोजिट रिस्पॉन्स आ जाता है, मतलब जो रिस्पॉन्स पहले से आ रहा था उससे उल्टा रिस्पॉन्स जो है इनसे आता है। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ नाम से ही बता सकते हैं फुल एगोनिस्ट क्या होता है, मतलब जिनकी एफिकेसी भी हाई होती है एंड रिस्पॉन्स जो है वो भी फुल होता है। पार्शियल का मतलब भी यही होता है कि पार्शियल का मतलब होता है कंप्लीट नहीं होना। तो इसका क्या होता है, इसकी एफिकेसी कम होती है, रिस्पॉन्स जो है वो भी कम होता है। इन्वर्स का मतलब होता है ओपोजिट, तो इसका ओपोजिट रिस्पॉन्स जो है वो आता है। ठीक है, अब जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग हमारी जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर डिस्कस करेंगे पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास जो है एसिटाइल कोलिन जो है ये नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वहाँ पर उनसे बाइंड होता है। तो एसिटाइल कोलिन के लिए एगोनिस्ट मतलब इसके जैसे ड्रग्स या सब्सटेंसेस जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो होते हैं कार्बेकॉल एंड बिथेनकॉल। ठीक है, एंड और भी एग्जांपल्स जो है वो हम लोग वहाँ पर पढ़ते हैं। एंड सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स, ये सारे जो है वो हम फार्माकोलॉजी के अंदर भी आगे की यूनिट्स के अंदर जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट एगोनिस्ट के बारे में। अब सेकेंड टर्म हमारे पास आती है एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट जो है उससे उल्टा होता है एंटागोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या होता है, वो उस सब्सटेंस के जैसा होता है जो नॉर्मली रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है। तो एंटागोनिस्ट जो है ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो उससे उल्टा होता है, मतलब एंटागोनिस्ट जो है इसका स्ट्रक्चर तो सिमिलर होता है एगोनिस्ट की तरह, बट ये क्या करते हैं, रिसेप्टर से बाइंड होकर के जो एक्शन प्रोड्यूस कर रहे थे एगोनिस्ट उसे रोक देते हैं, उसे ब्लॉक कर देते हैं, या फिर एगोनिस्ट को जो है रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देते। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट दीज आर दोज ड्रग और सब्सटेंसेज विच हैज सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक एगोनिस्ट एंड बाइंड टू रिसेप्टर बट दे डू नॉट गिव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन। एंड ये क्या करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो नहीं देते, साथ ही साथ एगोनिस्ट जो बाइंड हो रहा था उसे बाइंड नहीं होने देते एंड जो वो एक्शन प्रोड्यूस कर रहा था उसे भी रोक देते हैं।
ठीक है। तो सिंपली एंटागोनिस्ट क्या हो गए, एगोनिस्ट के ऑपोजिट हो गए। इनका स्ट्रक्चर तो उसके जैसा ही होता है, बट ये कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, एंड एगोनिस्ट का जो एक्शन होता है उसे भी रोक देता है। अब एंटागोनिस्ट जो होते हैं हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक तो आते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड दूसरे आते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होंगे, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एगोनिस्ट के जैसा ही होता है। ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, एगोनिस्ट की जगह जा करके बाइंड हो जाते हैं, एंड क्या करते हैं कि एगोनिस्ट के जो वो एक्शन प्रोड्यूस करता है उसको रोक देते हैं। ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के अंदर क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है एंटागोनिस्ट का वो एगोनिस्ट के जैसा ही होता है। तो जो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट होते हैं इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होता है रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए। ठीक है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट के अंदर मतलब ये क्या कर रहा है कि एगोनिस्ट के एक्शन को प्रोड्यूस नहीं होने दे रहा। तो जब हम एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो इस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म को रोक सकते हैं। ठीक है। तो एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। तो ये दोनों ही रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए compete करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जनरली तो एंटागोनिस्ट यहाँ पर बाइंड हो जाता है, बट अगर हम एगोनिस्ट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो एंटागोनिस्ट जो है वहाँ पर जाकर के बाइंड नहीं हो पाएगा, एंड एगोनिस्ट जो है वो वहाँ पर जाकर के बाइंड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आता है नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो एगोनिस्ट के जैसा नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, रिसेप्टर से बाइंड नहीं होते, एलोस्टेरिक साइट जो होती है रिसेप्टर के ऊपर वहाँ पर जाकर के बाइंड होते हैं, रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं होने देते। मतलब रिसेप्टर पे जाकर के एगोनिस्ट बाइंड हो जाएगा, लेकिन फिर भी एंटागोनिस्ट एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड हो गया तो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो एंटागोनिस्ट ओवरऑल क्या करते हैं, एगोनिस्ट को उसका इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करने देते, या तो उसकी जगह जाकर के बाइंड हो जाएंगे या फिर एलोस्टेरिक साइट पर जाकर के बाइंड हो जाएंगे, बट क्या करेंगे कि उसके इफेक्ट को ये रोक देते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है स्पेयर रिसेप्टर। तो ये क्या होते हैं, रिसेप्टर्स दैट रिमेन अनबाउंड व्हेन एगोनिस्ट इज प्रोड्यूसिंग इट्स मैक्सिमल बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो ये ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो अनबाउंड रहते हैं, मतलब ये फ्री रहते हैं जब एगोनिस्ट जो है अपना मैक्सिमम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो स्पेयर रिसेप्टर्स जो हैं, मतलब कोई भी हमारे पास में एक जगह है, ठीक है, जिसमें रिसेप्टर्स अलग अलग रिसेप्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है। तो स्पेयर रिसेप्टर्स जो हैं ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें कुछ बाइंड भी नहीं होता है, एंड फिर भी एगोनिस्ट जो है बाकी बचे हुए रिसेप्टर से बाइंड होकर के, मतलब यहाँ पर आकर के एगोनिस्ट बाइंड हो गया तो बाकी बचे हुए रिसेप्टर से बाइंड होकर के भी रिस्पॉन्स जो है वो फुल आता है। तो ये एक्स्ट्रा रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे कहीं पर क्या होता है कि ड्रग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 10% रिसेप्टर से बाइंड हुई, बाकी के 90% रिसेप्टर्स स्पेयर रिसेप्टर्स थे, तो सिर्फ और सिर्फ 10% रिसेप्टर से बाइंड होकर के फुल रिस्पॉन्स आ जाता है। तो स्पेयर रिसेप्टर्स जो हैं सिंपली ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो खाली रह जाते हैं, एंड जो ड्रग है या फिर एगोनिस्ट है वो बाकी सारे रिसेप्टर से बाइंड होकर के भी एक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। वो भी फुल एक्शन जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब जैसे कोई एक ड्रग है, ठीक है, वो 90% रिसेप्टर से बाइंड होकर के भी फुल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के जो बचे हुए रिसेप्टर्स हैं 10% रिसेप्टर वो स्पेयर रिसेप्टर्स है। तो स्पेयर रिसेप्टर्स पर ड्रग का बाइंड होना ज़रूरी नहीं होता, उस पर बिना बाइंड हुए भी फुल रिस्पॉन्स जो है 100% रिस्पॉन्स वो आ सकता है। ठीक है। स्पेयर रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ऐसे एगोनिस्ट जो कि लो एफिनिटी के होते हैं, ठीक है, उनका भी जो है फुल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देते हैं कम कंसंट्रेशन पर, क्योंकि स्पेयर रिसेप्टर्स खाली होते हैं तो भी एक्शन आ जाता है। तो लो एफिनिटी वाला एगोनिस्ट आएगा, कम कंसंट्रेशन के अंदर भी वो फुल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इनएबिलिटी होती है टू स्टॉप कंज्यूमिंग ड्रग इवन इट कॉजेज हार्म। तो सबसे पहले मतलब डेफिनेशन पढ़ने के पहले हम लोग देखें तो एडिक्शन का क्या मतलब होता है, सिंपली लत लगना। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों को अल्कोहल की लत लग जाती है, वो चीज़ हम लोगों ने अपने आसपास भी देखा है, तो ऐसे किसी ड्रग की जो है उसकी भी लत लग सकती है। तो एडिक्शन के अंदर क्या होता है, जब तक कोई एक पर्सन जो है उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो अल्कोहल हो गई या फिर कोई ड्रग हो गई, जब तक वो उसे कंज्यूम कर रहा है तब तक तो नॉर्मल है, लेकिन जब वो उसे कंज्यूम करना छोड़ देता है तो उससे ऐसा लगता है कि कुछ तो दिक्कत अंदर हो रही है, एंड कहीं ना कहीं होती भी है। तो एडिक्शन जो है ये मेनली एक ब्रेन डिसऑर्डर है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत टाइम से किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करना बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है। ठीक है। ये साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इनएबिलिटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई एक इंसान उसे कोई चीज़ नुकसान पहुंचा रही है फिर भी वो उसे लेना बंद नहीं कर पाता है।
सिंपली अगर हम देखें तो एडिक्शन क्या हो गया, एक साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इनएबिलिटी हो गई कि कोई चीज़ हमें हार्म कर रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, फिर भी हम उसे कंज्यूम करना नहीं छोड़ सकते। ठीक है, ये जो एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है। एंड इसमें क्या होता है कि कोई एक ड्रग है, उसे हम बहुत टाइम से यूज़ करें तो वो क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर कॉज करने लग जाती है। ठीक है, एंड क्या होता है कुछ टाइम के बाद में हम मतलब रेगुलरली उसे ले रहे हैं, जैसे अल्कोहल भी कोई इंसान बहुत टाइम तक कंज्यूम करता है तो उससे क्या होता है साइड इफेक्ट्स, अजीब अजीब से इफेक्ट्स जो है वो बॉडी के ऊपर आने लग जाते हैं, वो इंसान चाह कर के भी उस चीज़ को जो है नहीं छोड़ पाता। ठीक है, तो सिंपली इसे जो है हम लोग एडिक्शन कहते हैं। बाकी प्रॉपर डेफिनेशंस, फुल डेफिनेशन जो है आपको हमारे नोट्स के अंदर मिल जाएगी, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल है। नाउ नेक्स्ट टर्म आती है टॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या मतलब होता है, व्हेन अनयूजुअली लार्ज डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग व्हेन इट टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सिंपली टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, किसी एक ड्रग को हम लोग बहुत टाइम से एक पर्टिकुलर डोज के अंदर ले रहे हैं, तो उससे क्या हुआ कि हमारी बॉडी जो है वो उस चीज़ की आदी हो गई। ठीक है, उस ड्रग की आदी हो गई, तो अब उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा डोज जो है ड्रग की वो चाहिए होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है उस ड्रग से टॉलरेट हो गई, उस फिक्स डोज से बॉडी हमारी टॉलरेट हो गई। अब वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा कंसनट्रेशन, थोड़ा सा ज़्यादा डोज जो है उस ड्रग का चाहिए होगा। ठीक है, ये होता किस वजह से कि एक सेम डोज जो है बहुत लंबे टाइम से कोई एक पेशेंट ले रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है बॉडी के अंदर टॉलरेंस जो है वो डेवलप हो जाती है, तो फिर थोड़ा ज़्यादा डोज जो है वो चाहिए होता है सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है डिपेंडेंस। अब डिपेंडेंस क्या होता है, when a person take any drug for long duration then the body become dependent on that drug, behave normal with that drug. When body does not receive that drug it may cause unusual effect like headache, nausea etc. तो सिंपली जब कोई एक इंसान जो है किसी ड्रग को बहुत टाइम से ले रहा है तो बॉडी क्या होती है उस ड्रग के ऊपर डिपेंड हो जाती है। ठीक है, जब तक उस ड्रग को ले रहा है तब तक तो बॉडी जो है वो नॉर्मली बिहेव करती है, लेकिन जब उस ड्रग को नहीं लेते हैं तो क्या होता है अनयूजुअल साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, जैसे कि हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो बॉडी पे शो होती हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंस का मतलब हो गया किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होना। ठीक है, बहुत टाइम से हम लोग किसी चीज़ को ले रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग डिपेंड हो गए, अगर हम उसे लेना छोड़ देंगे तो हमारी बॉडी जो है अनयूजुअल अजीब से इफ़ेक्ट्स जो है वो शो करती है, जैसे सर दर्द हो गया, नोजिया हो गया। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को क्या होता है चाय पीने की आदत होती है कि भाई एक टाइम तो चाय चाहिए ही, अगर कभी उन्होंने चाय नहीं पी तो उनका सिर दर्द होने लग जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसी चीज़ को जो है डिपेंडेंस कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है टेकीफाइल एक्सेस। टेकीफाइल एक्सेस जो है इसे कहीं ना कहीं हम लोग एक्यूट टॉलरेंस भी कह सकते हैं, मतलब ये टॉलरेंस का ही बहुत ज़्यादा सीरियस रूप होता है। ठीक है, डेंजर रूप होता है। इसकी डेफिनेशन हम लोग पहले देख लेते हैं। When certain drugs are administered repeatedly at short interval, the cell receptors get blocked up and pharmacological response to that particular drug is decreased and that effect cannot be reversed by increasing the dose. मतलब किसी एक ड्रग को रिपीटेडली मतलब लगातार शॉर्ट इंटरवल्स पर देते जा रहे हैं, कोई एक पेशेंट रेगुलरली जो है बार बार एक ड्रग को ले रहा है, तो जो सेल रिसेप्टर्स होते हैं उस ड्रग के वो ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है, एंड जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स उस ड्रग के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है वो कम हो जाता है। एंड सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये होती है कि अगर हम डोज को बढ़ा भी दें तो भी इफेक्ट जो है वो बढ़ता नहीं है, मतलब परमानेंटली जो है वो सेल रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं एंड ड्रग को उसके डोज को इंक्रीज करने के बाद भी इफेक्ट जो है वो इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, इसलिए टेकीफाइल एक्सेस को जो है एक्यूट टॉलरेंस कहा जाता है। टॉलरेंस के अंदर क्या होता है, किसी एक दवाई को हम लोग बहुत टाइम से ले रहे हैं तो बॉडी जो है हमारी उसके मतलब उसकी आदी हो जाती है, आदत हो जाती है हमारी बॉडी को उसकी, तो क्या होता है कि थोड़ी सी कंसंट्रेशन हम बढ़ाते हैं तो उसके बाद में जो है सेम इफेक्ट आता है। बट टेकीफाइल एक्सेस जो है एक्यूट टॉलरेंस है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग डोज बढ़ा भी रहे हैं ना तो भी जो इफेक्ट है वो वापस से सेम वैसा नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है इडियोसिनक्रेसी। इडियोसिनक्रेसी जो है ये एलर्जी का ही एक दूसरा टर्म हम लोग कह सकते हैं, बट इसके अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर साइड इफेक्ट जो होता है किसी भी ड्रग का वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के अंदर या फिर बहुत ही कम पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिलता है, सारी पॉपुलेशन के अंदर देखने को नहीं मिलता है। तो सिंपली इडियोसिनक्रेसी क्या हो गई, ये एक ऐसी कंडीशन हो गई जिसके अंदर किसी भी ड्रग का जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही कम पॉपुलेशन के अंदर या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो साइड इफेक्ट का मतलब क्या होता है एलर्जी, बट इडियोसिनक्रेसी के अंदर क्या हुआ कि साइड इफेक्ट जो है वो एक बहुत ही कम पॉपुलेशन या फिर कुछ पर्टिकुलर लोगों के अंदर ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म हमारे पास आती है एलर्जी। तो एलर्जी हम लोग सब जानते हैं कि क्या होती है, बट फिर भी यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन एंड प्रॉपरली मेडिकल टर्म्स के
इसके अंदर ये क्या होगी वो देख लेते हैं। सो एलर्जी इज़ एन एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम टू अ ड्रग। ठीक है, तो ये क्या होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो ड्रग के रिस्पॉन्स में एक एबनॉर्मल रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है, उस चीज़ को जो है एलर्जी कहा जाता है। मतलब कोई भी ड्रग हमने ली, ठीक है, उससे क्या हुए, कोई भी अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स या फिर एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर आ गए, तो उस चीज़ को जो है एलर्जी कहा जाता है। तो मोस्ट कॉमन जो एलर्जी होती है, जैसे मतलब खुजली होने लग गई, स्किन के ऊपर इचिंग हो गई, रैशेस आ गए, या फिर कुछ लोगों के क्या होता है किसी ड्रग की वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा पिंपल्स होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग तरह की एलर्जीज हो सकती हैं अलग अलग ड्रग से। ठीक है, तो एलर्जी सिंपली एबनॉर्मल रिएक्शन हमारे इम्यून सिस्टम के एक ड्रग के रिस्पॉन्स में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स वाला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, उसे हम 1-2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट हम लोग सेकेंड यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया ना, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।